Light reflection, dispersion एंड स्कैटरिंग, ये क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग जो है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कल भी हम इंटरेक्शन पढ़ रहे थे ना मैटर के और लाइट का, ये उसी तरह ये भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं लाइट के। मैटर का जरूरी नहीं कि वो लाइट को ऑब्जर्व ही करे या लाइट का मिशन ही हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि लाइट में सिर्फ ऑब्जर्व और मिशन हो। आप किसी से भी आगे पूछ लेते हैं ना, मसलन इवन पीएचडी स्टूडेंट से पूछते हैं तो उन्हें यही पता होता है कि लाइट या ऑब्जर्व हो सकती है या उसका मिशन हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं। कल इंटरेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो देयर आर सेवरल इंटरेक्शंस, जिनमें से कोई एक भी हो सकता है या सारे भी हो सकते हैं, या कोई भी कॉम्बिनेशन जो है हो सकता है। तो इसी तरह है लाइट रिफ्लेक्शन। Reflection of light is the bouncing back of the light rays when it incidents on an opaque surface. रिफ्लेक्शन है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस से टकरा के, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जिस तरह का मटेरियल होगा ना, उस तरह की रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। मिरर की रिफ्लेक्शन तो आपने देखी हुई है, अगर उसका भी मटेरियल चेंज कर दिया जाए तो रिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है लाइट की। मसलन आपने देखा होगा कुछ मिरर्स हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो थोड़ी जगह पे देख सकते हैं। या कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप जूम करके इमेजेस आपको नज़र आते हैं, तो उससे क्या होता है कि सरफेस में फ़र्क आ रहा है, जिससे लाइट जो है ना उसकी रिफ्लेक्शन चेंज हो रही है। तो लाइट रिफ्लेक्शन जो है इट इज़ आल्सो ए प्रॉपर्टी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर शामिल है। तो इसके ऊपर भी हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है लाइट की वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि उसने लाइट ने अपना एंगल चेंज कर लिया है, अपने जो वे है उससे वो टिल्ट हो गई है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट ने अपना एंगल चेंज कर लिया है। ये लाइट आ रही है किसी मीडियम में, इसके दूर पे उसने अपना एंगल चेंज कर लिया, थोड़ा सा भी एंगल चेंज कर लिया, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन कि लाइट जहां से पास ऑन हो रही है मीडियम में से, तो उसने अपना एंगल चेंज कर लिया। ठीक है, अपना एंगल लाइट ने चेंज कर लिया। डिस्पर्शन इज डिफरेंट, उसमें लाइट जो है ना उस वेवलेंथ की बेसिस पे अलग अलग हो जाती है। जरूरी नहीं कि सारी वेवलेंथ ही अलग हो, लेकिन वो एक सिंपल लाइट आ रही होती है ना, वो कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। वो बड़े पार्ट्स भी हो सकते हैं, स्मॉलर पार्ट्स भी, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। जैसे कि आप देखें रेन के बाद जो सनलाइट है वो जब रेन ड्रॉप में से पास ऑन होती है तो वो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज आल्सो डिस्पर्शन। या प्रिज्म में से लाइट गुजरती है तो वो भी डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन हो जाती है वो। यानी कि लाइट जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट एंगल्स में डिस्पर्स होती है, उसके बाद वेरियस कलर्स प्रोड्यूस करती है। तो वेरियस कलर्स प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, ये होगी डिस्पर्शन। पहले थे रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन है लाइट जो है दैट इज स्प्लिटेड इनटू वेरियस कलर्स और वेवलेंथ्स। कलर्स तो हम सिर्फ विजिबल के लिए कह सकते हैं ना, रेडिएशंस के लिए। अगर और रेडिएशंस हैं तो उसकी डिस्पर्शन में ज़ाहिर कलर तो नहीं ना होंगे। अगर वो एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या IR है, तो उसमें भी डिस्पर्शन होती है, लेकिन उसमें कलर प्रोड्यूस नहीं होंगे। कलर जो है दोज आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ विजिबल रेडिएशंस। जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज स्कैटरिंग।
किसी फ्लूइड के अंदर अगर पार्टिकल्स है ना, उसमें से आप लाइट गुजारेंगे तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है। कुछ मसलन एक सोल्यूशन है, आप कैनाल वाटर ले लेते हैं, नहर का जो पानी है ना वो ले लेते हैं, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो डस्ट के, उसमें से आप लाइट गुजारेंगे ना तो लाइट की स्कैटरिंग होती है, यानी कि लाइट जो है स्कैटर हो जाती है मुख्तलिफ एंगल्स पे, या उसमें अगर सैंड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की, तो ये प्रोसेस जो है इट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग जो है ना, कोलाइडियल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि जिन पे ग्रेविटी का असर नहीं होता, उनका साइज इतना स्मॉल होता है ग्रेविटी का असर नहीं होता। असर कब होता है? जब उनका साइज उस रेंज से बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डस्ट के पार्टिकल्स है ना, अगर ये 5 माइक्रोमीटर से स्मॉलर हैं, डस्ट के पार्टिकल्स 5 माइक्रोमीटर से स्मॉलर हैं, ये ना ग्रेविटी फ्री हो जाते हैं। ये एक बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स का कि हर चीज पे ग्रेविटी का असर होता है, चाहे वो स्मॉल है या लार्ज पार्टिकल्स हैं, सब पे होता है। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत स्मॉल हो जाए, जैसे कि लेस देन 5 माइक्रोमीटर, तो उस पे ग्रेविटी फ्री भी हो जाते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं दे बिकम ग्रेविटी फ्री, यानी कि वो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो वो सेटल डाउन, जैसे डस्ट पड़ी हुई है, ये कमरों में आप जाते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं, वो डस्ट होती है चेयर्स के ऊपर जहाँ बैठे होते हैं, तो वो भी ग्रेविटी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडियल, वो सेटल डाउन क्यों हो जाते हैं? वो सेटल डाउन इसलिए होते हैं, फिर या तो वो मॉइस्चर एयर में से उस पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो जाए तो उसका वेट बढ़ जाता है, वो ग्रेविटी का असर होकर सेटल डाउन हो जाता है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि उस दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए हैं, अटैच हो गए, जो कोई केमिकल कंपाउंड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैच हो गए तो वो सेटल डाउन। लेकिन जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। इसी तरह आप कैनाल वाटर लेके आप रख दें तो नेक्स्ट डे अगर आप देखें ओवर द नाइट जो है उसको रखने के बाद कि उसमें बहुत से पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन स्टिल देयर आर सम पार्टिकल्स इन द सस्पेंडेड फॉर्म इन द वाटर। तो वो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ना किसी से अटैचमेंट हुई है उनकी, ना उन्होंने मजीद मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब किया है, तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहते हैं। तो अगर किसी मीडियम के अंदर ऐसे पार्टिकल जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जब उसमें से लाइट गुजारते हैं तो उसको स्कैटरिंग कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट जब रिसर्च करते हैं, स्पेशली ये नैनो पार्टिकल्स वगैरह बनाते हैं या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो लाइट स्कैटरिंग है ना उन्हें पता नहीं होता उसका, तो उन्हें लगता है उनकी रीडिंग्स गलत आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जो डाइस का सोल्यूशन है, जैसे डाइस में रिमूव कर रहे हैं नैनो पार्टिकल से, तो डाई का सोल्यूशन वैसे ले लेते हैं, तो टेस्ट ट्यूब्स में डाई का सोल्यूशन डाल लेते हैं, एक वैसे डाई का सोल्यूशन है, एक में नैनो पार्टिकल डाल देते हैं। तो अगर उसमें से डाई रिमूव हो रही है नैनो पार्टिकल से, तो ये होना चाहिए कि जिसमें नैनो पार्टिकल डालें उसकी रीडिंग कम आए, क्योंकि उसका कलर नैनो पार्टिकल ने रिमूव कर दिया तो उसकी रीडिंग कम आए। तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है उसकी रीडिंग पहले जो डाई की रीडिंग आ रही है ना विदाउट नैनो पार्टिकल्स, उससे भी ज्यादा आ रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो अकेली डाई है, वो तो आपने रीडिंग ले ली, वो सही है, लेकिन जब दूसरा है ना, अगर सॉल्युबल फॉर्म में डाई है तो उसकी रीडिंग सही है, लेकिन अगर दूसरी डाई उसी सोल्यूशन का दूसरा हिस्सा उसमें हमने नैनो पार्टिकल डाले हैं, उसकी डाई से ज्यादा रीडिंग आ रही है, उसकी रीजन क्या हो सकती है कि जो नैनो पार्टिकल्स है ना दे रिमेन इन सस्पेंडेड फॉर्म। जब तक आप उसे इस तरह, और बहुत से फिल्टर्स हैं, इवन सिरिंज फिल्टर्स या माइक्रो फिल्टर्स हैं, उसमें से आप पास ऑन करते हैं नैनो पार्टिकल्स को, वो उसमें से गुजर जाते हैं। सारे नैनो पार्टिकल्स फिल्टर भी नहीं होते। आम फिल्टर पेपर जो है हमारा, उसमें तो अगर आप नैनो पार्टिकल्स को पास करें, हमारा जो आम फिल्टर पेपर है उसमें 60 to 70% पार्टिकल्स पास ऑन हो जाते हैं, जो आम फिल्टर। जो स्पेशल फिल्टर पेपर्स हैं, माइक्रो फिल्टर पेपर्स हैं, 0.45 माइक्रोमीटर का होता है, उसमें से अगर आप पास करें सोल्यूशन को, उसमें से भी तकरीबन 10 से 20% रह जाते हैं, फिर भी 80% फिल्टर होना जाता है। तो उसका ये होता है कि ज्यादा स्मॉलर फिल्टर पेपर यूज करना पड़ता है या एक से ज्यादा दफा फिल्टर करना पड़ता है। तो उसमें आपका प्रोसेस अब्जॉर्प्शन का हो ही नहीं रहा, उसमें क्या हो रहा है, साथ स्कैटरिंग हो रही है।
तो स्कैटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। या तो आप फिर उसकी मेजर स्कैटरिंग करें, फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे होते हैं और उसमें स्कैटरिंग की वजह से ऑब्जॉर्बेंस ज्यादा आ रही है, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अगर आप ऑब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हैं और ऑब्जॉर्बेंस में मिशन शामिल हो रही है तो भी वो गलत है। अगर आप ऑब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हैं उसमें रिफ्लेक्शन की रीडिंग भी शामिल हो रही है या रिफ्रैक्शन की शामिल हो रही है, वो भी मिस्टेक है उसके अंदर। और अगर ऑब्जॉर्बेंस के अंदर स्कैटरिंग शामिल हो रही है, स्कैटरिंग जो है दैट इज आल्सो ए मिस्टेक, क्योंकि वो हम ऑब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्कैटरिंग मेजर करें देन स्कैटरिंग में अगर ऑब्जॉर्बेंस मिक्स हो रही है तो वो मिस्टेक होगी। जो आप इंटरेक्शन मेजर कर रहे हैं ना, सिर्फ वो वाला मेजर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो है उसको ही मेजर करना चाहिए, या आपके प्रोसीजर में वही सिर्फ वो वाला मेथड मेजर होना चाहिए। अगर दूसरा उसमें आके रिस्पॉन्स दे रहा है या रिजल्ट दे रहा है तो वो मिस्टेक है। मसलन अगर आप स्कैटरिंग ही मेजर कर रहे हैं उसमें ऑब्जॉर्बेंस भी आई जा रही है तो वो भी एक मिस्टेक है। तो जो प्रोसेस है वही मेजर किया जाता है। जो ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें वही प्रोसेस को मेजर किया जाता है। जो दूसरे उसके अंदर मैकेनिज्म है उनमें कोशिश होती है कि वो मेजर उसमें से ना हो। तो बाज़ दफ़ा वो इंस्ट्रूमेंट की बजाय जो वर्कर है उसके हाथ में होता है तो उसने वो वाला ही प्रोसीजर यूज़ करना है जो कि उस वो मेजर कर रहा है या जिस पे फोकस कर रहा है। जो अब्जॉर्प्शन का है वो सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसमें कलर भी होता है लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है। अगर उसमें उसका कलर बहुत ज़्यादा थिक है तो फिर तो उसकी रेटिंग ही नहीं आएगी। अगर वो फॉगी है या उसमें से नज़र नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो फिर उसमें सिर्फ ऑब्जॉर्बेंस नहीं हो रही, उसके साथ और प्रोसेस जो है वो भी हो रहे हैं। तो सोल्यूशन क्लियर होना चाहिए उसमें, यानी कि विजिबली नज़र ना आए। लेकिन बाज़ दफ़ा नैनो पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते, तो उसको फिल्ट्रेशन स्टेप जो है उससे स्कैटरिंग को रोका जा सकता है। प्रॉपर फिल्ट्रेशन की जाए दोनों सॉल्यूशंस की अगर कर लेना तो वो फिर ब्लैक की भी और दूसरे की भी तो उससे किया जा सकता है। इसका मीनिंग ये नहीं कि आप रिसर्च में आपके रिजल्ट गलत आ रहे हैं। रिजल्ट गलत भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आपको पता नहीं कि उसके अंदर हो क्या रहा है, या आप प्रोसेसिंग जो है वो आप अपने सैंपल्स की सही तरह से नहीं कर रहे। तो ये स्कैटरिंग जो है वो एक नैनो पार्टिकल में है प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए फिल्टर्स हमें चाहिए बहुत स्पेशल टाइप के जो नैनो पार्टिकल को कैप्चर कर सकें। यानी कि आप देख सकते हैं नैनो पार्टिकल इतने स्मॉलर होते हैं उसमें से भी पास ऑन हो जाते हैं फिल्टर्स में से। तो ऑप्टिक्स क्या होती है, ये भी एक बेसिक चीज है। ऑप्टिक्स जो है ना, ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि लाइट के करैक्टरिस्टिक्स से डील करती है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जो लाइट के करैक्टरिस्टिक्स से डील करती है। तो ये जो ग्लासेस वगैरह यूज होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, ये भी ऑप्टिक्स की एग्जांपल्स हैं। मतलब उसके अंदर मिरर्स लगे हुए हैं, तो ये सारा कुछ ऑप्टिक्स है। यानी कि आमतौर पे जो देखने से रेलिवेंट है उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स की ब्रांच जो कि लाइट के करैक्टरिस्टिक्स से डील करती है, जैसे कि डिस्पर्शन है, स्कैटरिंग है, ये बाकी प्रोसेसेस हैं, डिफ्यूजन है, ये सारा कुछ जो है ये ऑप्टिक्स के अंदर आता है। तो लाइट जो है ना, ये तकरीबन 300 से 275 डीसी में इसे कहा गया ये वेव है। वेव की प्रॉपर्टीज ही हैं जो कि हमने आज देखी हैं अभी तक, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन, विजन, ये बताई गई और लाइट को वेव कहा गया 300 से 275 डीसी में।
तो एस्ट्रोनॉमी जो है ना वो भी लाइट की वेव प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड रही है। ठीक है, बीसी बोला या पीसी बोला है? डिस्क्राइब किया गया है इसको ये कहा ये माइक ऑन करके पहले पूछ लो तो सर एक दफा रेंज को कंफर्म कर लो। लास्ट में पूछ लो। फिर भूल जाएगा। एस्ट्रोनॉमी स्टडीज जो है ना ये चलेंगे वो भी लाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एस्ट्रोनॉमिक स्टडीज जो है वो सारी लाइट से ही कैलकुलेट की जाती हैं। या ये बाकी जो एस्ट्रोनॉमी से रेलिवेंट पास्ट में भी रहा है वो सारा कुछ जो है वो लाइट से रेलिवेंट रहा है, लेकिन ये बीसी में था जो उसकी वेव प्रॉपर्टीज थी। 17th सेंचुरी में न्यूटन जो है he has added one more concept to light। 17th सेंचुरी में न्यूटन जो था ना उसने एक और प्रॉपर्टी लाइट की ऐड की। उसने कहा जी लाइट जो है दैट इज आल्सो हैज ए पार्टिकल नेचर। ठीक है, 17th सेंचुरी से पहले लाइट को सिर्फ वेव समझते थे और 17th सेंचुरी में इसकी ड्यूअल प्रॉपर्टीज जो है ना वो न्यूटन ने दी इसे कि ये पार्टिकल नेचर भी है। आपको पार्टिकल का पता है, मसलन पार्टिकल जो है वो किसी चीज से कोलाइड करता है तो वो स्ट्राइक बैक करता है, तो ये न्यूटन ने इसे प्रॉपर्टी दी। तो जो न्यूटन ने ये प्रॉपर्टी दी थी तो प्रॉपर्टी के इसने उसने कहा जी ये पहले तो वेव मशहूर थी ना, आपको पता चल गया कि बीसी में। फिर न्यूटन ने कहा ये पार्टिकल नेचर है। तो हाइजन एक साइंटिस्ट था, उसने इसको अपोज किया कि लाइट की तो पार्टिकल नेचर नहीं है, क्योंकि लाइट जो है इट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पार्टिकल रिफ्लेक्शन तो नहीं ना शो कर सकते या रिफ्रैक्शन तो नहीं ना शो कर सकते। ठीक है, पहले ये था कि लाइट जो है दैट इज ए वेव। 17th सेंचुरी में न्यूटन ने कहा नहीं ये लाइट जो है पार्टिकल है, और उसके बाद उसने जब ये थ्योरी पेश की तो हाइजेंस ने उसे अपोज किया, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ना दैट आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। मैक्सवेल उसके बाद आया फील्ड में, उसने कहा लाइट जो है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट्स जो है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसने ये कहा कि स्कैटरिंग जो दैट कैन अकर ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स अवेलेबल इन द मीडियम। स्कैटरिंग सेकेंडली आपको पता चल गया कि उसने फिर ड्यूल नेचर पे आ गया कि पार्टिकल्स भी हैं और वेव्स भी हैं। एंड पे जाके लाइट की प्रॉपर्टीज इस पे फिनिश हुई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो लाइट की स्कैटरिंग जो है दैट कैन आल्सो अकर ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी कि उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो एक पार्टिकल अगर कुछ पार्टिकल्स हैं दे कैन आल्सो शो द स्कैटरिंग। The particles absorb the light and then scatter it in all directions except to the direction of incoming rays। Scattering की क्वालिटीज ये है कि जो लाइट आती है उसको वो हर डायरेक्शन में स्कैटर करता है सिवाय उस डायरेक्शन के जिससे वो आ रही है। अगर उसी डायरेक्शन से रेलिवेंट करे तो वो फिर स्कैटरिंग की बजाय दूसरा प्रोसेस में आ जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन में आप उसको ले सकते हैं। The scattering of light depends upon the size of particles. Light rays enter into the particle that is absorbed and particle get illuminated. Particles of small size like molecule absorb the lower wavelength colors from the spectrum of light and then scatter the same color of light। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ हिस्सा लाइट का अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके अलावा जो लाइट बचती है वो आपको नजर आती है। व्हाइट लाइट में से कुछ हिस्सा जो है ना वो लाइट का अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो पीछे लाइट बच जाती है वो नजर आती है हमें, जो अब्जॉर्ब होगी वो नजर नहीं आती। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले से। फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर
absorb and scatter lower wavelength colors, violet, indigo, blue and green among the primary colors, or blue and green makes the color of sky. तो इसी तरह स्काई का कलर ब्लू हमें नजर इसलिए आता है कि प्राइमरी कलर में से लाइट के ब्लू एंड ग्रीन कलर्स जो है ना वो ज्यादातर हमें अपीयर होते हैं, और जो मेन कलर स्काई का है वो दैट इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स. ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स. तो स्कैटरिंग जो है दैट कैन अकर इन ऑल डायरेक्शंस. फॉर एग्जांपल ये लाइट आ रही है, अगर ये कुछ पार्टिकल के साथ एंटर हो गई है, पार्टिकल की जस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, कैन बी स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. Scatter one direction can't be get this one. This is known as scattering. The circular particle की scattering है, अगर पार्टिकल की शेप मुख्तलिफ हो जाती है तो उसके एंगल्स में फर्क आ सकता है, यानी कि कुछ लाइट जो है वो ज़्यादा स्कैटर हो सकती है. अगर तो स्फीरिकल पार्टिकल है तो वो सारी लाइट्स ऑलमोस्ट इक्वली स्कैटर होंगी. अगर पार्टिकल्स में थोड़ा फर्क है तो वो स्कैटरिंग में भी फर्क आ जाएगा. पार्टिकल्स में डिफरेंस है तो स्कैटरिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा. तो अभी हमारे पास टाइम है, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो आप में से या ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मूव अहेड. पीसी पूछो. बीसी है, पीसी है. कुछ सर रेंज कंफर्म कर दे यूनिट के साथ ऐसे बोल दो यार बीसी हो गया. बीसी होता है वो ईयर होता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ें अगर आपको आती हैं ना तो आगे जो उसके एडवांस प्रोसेसेस हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जाहिर आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते. जो चीज़ें आप सपोज करें न्यू टेक्निक कोई आज आ जाती है, इन्वेंट हो जाती है, अगर आपको उसकी बेसिक आते हैं ना तो आपको वो भी उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने उसको एक तरतीब से नहीं पढ़ा हुआ तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यही नोट, अगर कोई भी नोट से है, मैं आपको उसका पेज नंबर नहीं है, मैं आपको रैंडमली दे देता हूँ तो आपको उसकी पता नहीं चलेगा उसकी सीक्वेंस क्या है. तो इसमें भी ये जरूरी है स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए. क्रोमेटोग्राफी में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले क्लास, मैंने आपको ना एक सीक्वेंस से ही पढ़ाई है. उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म है, और अगर वो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म आपको क्लासिफिकेशन आती है तो अगर आज या कल आने वाले दिनों में कोई भी न्यू टेक्निक इन्वेंट होती है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म है. उसकी बेस्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म है, और उसमें कोई भी एडिशन होती है अगर मैकेनिज्म नया आ गया वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या किसी ही पुराने मैकेनिज्म पे कोई नई टेक्निक आ रही है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी इसी तरह से हम देख रहे हैं कि उसको हम पहले से देख रहे हैं कि ये सिर्फ लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है दैट इज नॉट स्पेक्ट्रोस्कोपी. उसमें पार्टिकल साउंड वेव्स हैं या मीडियम स्लो डाउन कर रहा है वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है. सिर्फ अब्जॉर्प्शन और एमिशन से ज़्यादा अक्सर स्टूडेंट को अगर पूछ लेना स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से इंटरेक्शन हो रहे हैं मैटर और लाइट के दरमियान में, दे नो ओनली अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन. तो ये सारे इंटरेक्शन आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं एक ही वक्त में. फिर उस वक्त इंस्ट्रूमेंट ने क्या करना होता है, जो इंटरेक्शन आपको रिक्वायर्ड है वो उसने स्टडी करना होता है, या इनमें से कोई एक भी हो सकता है या एक कोई दो का कॉम्बिनेशन, तीन का, कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए हम स्कैटरिंग और डिस्पर्शन जो सारा कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सी एडवांस टेक्निक्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, नॉट ओनली अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. तो ये जो आपको पता है रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है. स्कैटरिंग जो है वो एक्सरे स्कैटरिंग जो है उससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. मतलब ये पार्टिकल कैसा है, हर क्रिस्टल का अपना स्ट्रक्चर होता है. ये तो आप पढ़ चुके हैं ना कि मसलन कोई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, किसी का लीनियर स्ट्रक्चर है, या हर क्रिस्टल के मॉलिक्यूल जो है दे हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो जब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जब एक्सरे को वो स्कैटर करेंगे वो मुख्तलिफ एंगल पे स्कैटर होगी, तो उससे हम उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाल देते हैं. तो स्कैटरिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो फॉर एग्जांपल अगर ये इसी जगह क्रिस्टल जो है वो इस तरह की होगी ग्राफ पेन में, तो उसकी स्कैटरिंग ऐसे नहीं होगी. उसकी स्कैटरिंग जब वो इस तरह से पैटर्न बनाना, तो एंगल से ही उसका जो है ना वो अंदाजा लगाया जा सकता है. ये फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखें राइट के एंगल ऐसे होगा कि भाई इससे पैरेलल स्कैटर हो, तो उससे उसका स्ट्रक्चर निकाला जा सकता है.
तो हर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है। इस तरह बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं दे हैव आल्सो डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसकी बेस पे उन्हें हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इंशाल्लाह ताला इतने, नेक्स्ट टाइम से आप कोशिश करें।